हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास में युक्ति का जो है आज ये 9 चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे आधारभूत संरचना तथा कृषि आघात। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ये 9th चैप्टर है। टोटल चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं वह 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर में आप देखेंगे क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसको जल्द से जल्द जो है कवर किया जाएगा, उसके बाद जो है EMCQ किया जाएगा। ठीक है, अब थ्योरी का पार्ट होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि बोरिंग तो लगता होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं पॉइंट को आपको देखना है, बाकी रीड करते चलना है। कृषि की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए बेहतर एवं सक्षम आधारभूत संरचना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आधारभूत संरचना का विकास किसी भी क्षेत्र या देश के कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आधारिक संरचना के अंतर्गत बीज, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कृषि यंत्र, बाजार साख की सुविधा और फसल बीमा को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? आधारिक संरचना के अंतर्गत। ठीक है, बीज हो गई, सिंचाई की सुविधा हो गई, उर्वरक, कृषि यंत्र, बाजार साख यानी अगर आपको कृषि लोन लेना है तो उसकी सुविधा होनी चाहिए, फसल बीमा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि बीज क्या है। तो फसल उगाने के लिए किसी भी स्पेसीज का जो भाग प्रवर्ध्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे बीज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तम बीज कृषि उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत निविष्ट हैं और उत्पादन की वृद्धि में इसका योगदान 20 से 25% है। 1950 ईस्वी के पहले भारतवर्ष में बीज उत्पादन लगभग असंगठित था। किसानों के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना कब शुरू की? तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि किसानों के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना कब शुरू की है? तो 1956-57 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो यह वर्ष 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, याद रखने हैं आपको कि केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना कब शुरू की? 56-57 में, जबकि जो स्थापना की गई राष्ट्रीय बीज निगम की, ठीक है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो स्थापना की गई है वह 1963 ईस्वी में। याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है। बीज विकास, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित कार्यों को प्राविधानित करने के लिए भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1966 ईस्वी में। बीज बैंक की स्थापना तो 99-2000 में हुई थी। शुद्धता के आधार पर बीजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है शुद्धता के आधार पर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है। तो बीज के वो 4 प्रकार जो शुद्धता के आधार पर हैं, एक प्रजनक बीज हो जाता है, ब्रीडर सीड है, और आधार बीज, और पंजीकृत बीज, और प्रमाणित बीज। अगला पॉइंट है आपका सिंचाई। तो सिंचाई में क्या है कि कृत्रिम विधियों जैसे नहर, नलकूप, तालाब आदि द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराने की जो है क्या है? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो आप गांव में देखते होंगे जो सिंचाई करते हैं अपनी कृषि का, अब नहर से ही कुछ लोगों का जो खेत होता है, नहरें जहाँ से गुजरती हैं उनके आसपास होते हैं, तो उनकी सिंचाई जो है मुख्यतः आप देखते हैं कि नहर के द्वारा ही होती है, ट्यूबवेल के द्वारा भी होती है, तालाब के आसपास जो होते हैं तो तालाब से भी लगा देते हैं पानी वगैरह। ठीक है, तो आदि जो है पौधों को उपलब्ध कराने जो पानी उपलब्ध किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंचाई। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं फिगर। अगला पॉइंट है कि भारत के बृहद भाग में कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत की जो बृहद भाग हैं कृषि वर्षा पर आधारित है। मानसून की सफल होने पर फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो मानसून अगर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो क्या है? फसल भी अच्छी नहीं होती। भारतीय मानसून का जो व्यवहार है बहुत ही अनिश्चित है। देश की सकल सृजित सिंचाई
क्षमता वर्तमान में 102.77 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि इसकी निष्पादित मात्रा देखेंगे तो 87.23 मिलियन हेक्टेयर ही है। देश के कुल जल संसाधनों का 84% उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगला पॉइंट है कि पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित भूमि है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित भूमि है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो सिंचित भूमि के आधार पर अगर देखेंगे तो पंजाब नंबर 1, उसके बाद जो है हरियाणा हो जाता है, उसके बाद जो है अपना यूपी है, फिर जो क्या है तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, बाकी बचे राज्यों में सिंचित भूमि 50% से कम है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में क्या है सिंचित क्षेत्र 50% से अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। 1950-51 में सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में नहर का उपयोग होता था। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 50% नहरों द्वारा सिंचित था, लेकिन तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र घटकर 40% से भी कम हो गया। 2001 में नलकूप सिंचाई एक वृहद स्रोत के रूप में उभरा। अगला पॉइंट है इसका, यानी नलकूप का जो है कुल सिंचित क्षेत्र में हिस्सा जो है 54% से भी अधिक हो गया तथा नहर से सिंचित क्षेत्र मात्र 29% से कम हो गया। तो 2001 में 3,090,000 हेक्टेयर नहर सिंचाई क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश का क्या है प्रथम स्थान है। बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के बाद दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, उनकी सहायक नदियां क्षेत्र में कई नहरों का विकास किया गया। 8वीं योजना के अंत तक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचित क्षमता 32.83 मिलियन हेक्टेयर थी तथा लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 56.61 मिलियन हेक्टेयर थी। तो एग्जाम के पॉइंट्स आप भी से आपको याद रखना है। सिंचित क्षेत्र अगर भूमि की देखा जाएगा तो पंजाब रहा, पंजाब के बाद हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के बाद अपना उत्तर प्रदेश तीसरे, फिर तमिलनाडु था। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है किससे, तो नलकूप से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समय के साथ मृदा की प्राकृतिक उर्वरता जो है वो घट जाती है। समय के साथ मृदा की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। मृदा की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए पड़ती छोड़ना आवश्यक है। पड़ती का मतलब ना तो उसमें आपको जो कोई भी फसल जो है वहाँ पर उगाना नहीं, जैसे कि अब कुछ दिन जो है आप उसको परती छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि कुछ धान लगाया, गेहूँ लगाया, उसके बाद क्या है बीच में उसमें कुछ मत लगाइए, परती छोड़ दीजिए। उसमें आप जो है खाद का प्रयोग करके इस उर्वरता को वापस किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था गाँव में जो जानवर होते थे तो लोग गोबर वगैरह जो है खेतों में फेंका करते थे, लेकिन आजकल जानवरों की भी थोड़ा संख्या कम हो गई है। चलिए, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरेट तथा पोटास का संतुलित मानक उपयोग अनुपात कितना है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगर पूछा जाता है रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास, तो नाइट्रोजन 4, फास्फेट जो है वो 2 है, जबकि पोटास का रेशियो देखेंगे तो 1 की रेशियो में। ठीक है, तो ये रेशियो भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत नाइट्रोजन उर्वरक की कुल घरेलू मांग का 80% तथा फास्फेटी उर्वरक की कुल मांग का केवल 70% ही घरेलू जो आपूर्ति है उसका पूरा जो है वो कर पाता है। शेष भाग जो है उसे आयात करना पड़ता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, याद रखना है। अगर उर्वरक उत्पादन में पूछा जाता है भारत का स्थान, तो तीसरा है। पहले पर कौन है, चाइना, दूसरे पर अमेरिका है। ठीक है, कृषि विशेषज्ञों के अगर माने तो उर्वरकता को क्या है पुनः वापस किया जा सकता है। विश्व उर्वरक उपभोग के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है और पहले पर चाइना है। ठीक है, तो उत्पादकता अगर देखा जाएगा तो विश्व उर्वरक उत्पादन में देखेंगे तो भारत तीसरे पर है, लेकिन उपभोग के मामले में अगर पूछा जाएगा तो दूसरे पर है। पहले पर दोनों में चीन ही है। ठीक है,
उत्पादकता में। तो उत्पादन में अगर देखेंगे उर्वरक तो कौन सा रहा, चाइना नंबर 1 रहा, फिर अमेरिका रहा, उसके बाद अपना भारत रहा। लेकिन उपभोग में अगर देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है। पोटासी उर्वरकों के मामले में भारत की स्थिति क्या है, तो पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। पोटासी उर्वरक में उर्वरकों की खपत में भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो अगर प्रथम स्थान राज्यों की अगर बात की जाएगी तो पुडुचेरी। किसान फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों की वितरित लागत का केवल 50% ही जो है चुकाते हैं, शेष भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है। भारत सरकार ने किन उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति को लागू किया है, तो दैट इज फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति को मंजूरी कब दी, तो 13 मई 2015 को। इस नई नीति का उद्देश्य यूरिया उत्पादन को बढ़ाना और यूरिया उत्पादक संयंत्रों में बचत को प्रोत्साहित करना है। विगत कई वर्षों से देश का यूरिया उत्पादन 2,20,000 टन वार्षिक पर स्थिर है और घरेलू मांग की पूरी करने के लिए कितने यूरिया का आयात करना पड़ता है, तो लगभग देखेंगे 80 लाख टन। ठीक है, बाहर से मंगाना पड़ता है। भारत सरकार ने उर्वरक कंपनियों को 100% नियम लेपित यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति कब दी है, तो 7 जनवरी 2015 को। नियम लेपित यूरिया को उत्पादन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना और सब्सिडी व्यय में वार्षिक 6500 करोड़ रुपए को कमी लाना है। अगला पॉइंट है कृषि यंत्र दे रखे हैं कुछ। तो भारत में कृषि कार्य में पहले देसी हल बैल का उपयोग होता था, लेकिन अगर आप आधुनिक तौर में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मशीन उपकरण ट्रैक्टर वगैरह का आप देख रहे हैं कि उपयोग होता है। तो धीरे धीरे उनके उपयोग में कमी हो रही है और उसका स्थान मशीनें लेती जा रही हैं। आधुनिक खेती में यंत्र तथा तकनीक जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, छिड़काव की मशीन भी उच्च उत्पादक फसल जातियों की सफल खेती के लिए आवश्यक भी हैं। किसानों के लिए एक ही खेत पर 2 या 3 फसल पैदा करना संभव हो सकता है यदि उन्हें आधुनिक तकनीकी पर उपलब्धता हो। संपूरक निवेश जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक, पीड़कनाशी के निवेशित उपयोग में भी कृषि का यांत्रिकरण मदद करता है। आगे चलते हैं। कृषि के यंत्रीकरण में खेत में हल चलाने से लेकर फसल की बिक्री तक के सभी कार्य विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों एवं मशीनों की सहायता से संचालित होते हैं। देख सकते हैं, पहले आप देख रहे हैं यहाँ बाबा जी लगे हुए हैं अपना हल बैल लेकर के। ठीक है, किसान। कुछ यंत्र मशीनरी जो किसानों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं वे हैं खादों और बीजों के लिए ड्रिल, फसलों की सुरक्षा के उपकरण में थ्रेशर, ट्राली, छिड़काव मशीन, ट्रैक्टर आदि। विद्युत की उपलब्धता जो सभी प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बिंदु है और बहुफसल तथा कृषि के तीव्रीकरण के लिए आवश्यक है। वास्तव में विद्युत ऊर्जा उच्च उत्पादक फसल जातियों के विकास एवं वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नलकूप, पंपिंग सेट, थ्रेशर, क्रेशर इत्यादि जो है वो विद्युत पर भी निर्भर होते हैं, यानी बिजली से ही चलते हैं सब। आइए, कृषि यंत्रीकरण की सहायता से जो बंजर भूमि होती हैं, पथरीले, ऊंचे नीचे टीलों वाले भूखंडों को भी कृषि योग्य बनाना क्या है, संभव हो पाया है। अंतिम पॉइंट दे रखे हैं कि कृषि यंत्रीकरण से कृषि क्षेत्र में गहन खेती संभव हो पाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि का यंत्रीकरण करके व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि संभव हो पाती है, जिससे अनेक सहायक उद्योगों का संचालन होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो 11वां चैप्टर रहा फिनिश होता है। जो एग्जाम भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य रहे उसी को आपको जो है याद कर लेना है। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी MCQ किया जाएगा तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आइए, इसकी PDF की अगर बात की जाए तो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके PDF से भी रिवाइज कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।